नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकं। श्री विश्वनाथाय नमः। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि संस्कृत पाठ्यक्रम CUET NTA द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है, जो शास्त्रीय प्रवेश हेतु एक प्रवेश परीक्षा है, जिसको दे के आप BHU जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका पाठ्यक्रम 2025 के लिए NTA ने जारी कर दिया है और जारी सिलेबस के अनुसार हम अभी उस सिलेबस को देखेंगे और आने वाले आपकी अगर मांग रही तो उस सिलेबस को पॉइंट वाइज डिफाइन भी किया जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी हो, तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानना महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले सिलेबस उसका होता है, जैसे शास्त्र में कोई प्रवेश लेना चाहता है तो शर्त यह है कि या तो वो गुरुकुल से हो, उत्तर मध्यमा किया हो, और या वो इंटरमीडिएट किया हो। लेकिन शर्त यही है कि इंटरमीडिएट जो किया है उसको इंटर में संस्कृत रहना चाहिए। दूसरा कोई शर्त नहीं है। कोई भी इंटर में, मतलब शास्त्रीय इंटर करने के बाद अगर इंटर में संस्कृत है तो वो शास्त्रीय एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम अपने सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए, यह है NTA द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, उसके वेबसाइट पे है। संस्कृत पाठ्यक्रम है, डोमेन टेस्ट है और संस्कृत 325 इसका कोड है। ये सिलेबस देखिए, सिलेबस पर क्लास 12 है। ये 12th क्लास के लड़के भी इसको देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, उसके बाद में देखते हैं कि सिलेबस को आगे देखते हैं हम कि सिलेबस में क्या है आगे। तो देखिए, आगे हम ले चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत डोमेन 325। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है कि वो जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो NTA के द्वारा लिया जाएगा, CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसमें कितने प्रश्न रहेंगे? तो दिया गया है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने रहेंगे। और दोस्तों, ये होता है कि कोई कोई ऐसे हो जाते हैं कि 40 नहीं 45-50 क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं, किसी को मालूम है तो वो ऊपर से जो 40 होता है उन्हीं को वो गिनते हैं क्रमशः, और उन्हीं के आधार पर आपको नंबर दिया जाता है। तो ऐसी गलती न करें। और माइनस मार्किंग भी होता है प्रत्येक प्रश्न के लिए। अगर आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो 5 नंबर प्रश्न का कटेगा ही कटेगा, और 1 नंबर एक्स्ट्रा कटता है माइनस मार्किंग में। ठीक, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 40 प्रश्न रहेगा, उसमें 50 प्रश्न रहेगा, 40 प्रश्न आपको करना होगा। ठीक, अब इतना बात करने के बाद अब हम आते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको शब्दरूप है। शब्दरूप को 2 भागों में बांटा गया है। पहले अजंत है, दूसरे में हलंत है। अजंत में बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी इत्यादि दिए गए हैं। इसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल में कर्तरी एक जो नया शब्दरूप है इसको बढ़ाया गया है। और उसके बाद में देखिए आते हैं, ये कर्तरी है, बालक हो गया, फल हो गया, रमा हो गया, ये सब है। और उसके बाद में ये कर्तरी जो है इसको इस साल बढ़ाया गया है। उसके बाद में आते हैं हलंत में। तो हलंत में देखिए, इसमें हल मैंने मतलब व्यंजन अंत में है, व्यंजनांत शब्द है, इसीलिए इसको हलंत कहते हैं। अजंत के से बहुत मतलब कि अलग इनका शब्दरूप बनता है। तो उसमें हो गया आपको राजन है, राजन शब्दरूप हो गया, भवत शब्दरूप हो गया, आत्मन शब्दरूप हो गया, विद्वस हो गया, वाच शब्दरूप हो गया, पथिन हो गया, मरुत हो गया, तादृक इत्यादि ये सब हैं। उसके बाद में हलंत के बाद में देखिए दोस्तों, सर्वनाम है। तो सर्वनाम में है आपको सर्व शब्दरूप है, तद है, यत है, किम है, इदम है। तो ये जो शब्दरूप है इनको तीनों लिंगों में मतलब इनका शब्दरूप याद करना होगा। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसक में, सब में रूप अलग अलग चलते हैं। उसके बाद में अस्मद है, जैसे अहम, अवाम, वयम बनता है। उष्मद में त्वम, युवाम, युवम बनता है, ये सब। उसके बाद में ये धातु रूप है। तो धातुएं जो होती हैं, 2 प्रकार की धातुएं होती है। एक परस्मय पद की धातुएं होती है, आत्मनेय पद की धातुएं होती हैं। तो देखिए, परस्मय पद में गम, नम, हस, अस, श्रु, नस, आप, शक, इस, प्रक्ष, क्रिय, ज्ञा, भक्ष इत्यादि हैं। तो इनका रूप याद करना होता है। और इनका
लकार 10 लकार होता है तो 10 लकारों का रूप नहीं पूछ के बल्कि 5 लकारों का है रूप पूछा है। इसमें लट लकार है वर्तमान काल में, लिट लकार है भविष्य काल में, लोट आज्ञा देने के अर्थ में है, लंग लकार है भूत अर्थ में है, विधिलिंग है मतलब विधि बताने के अर्थ में कि ऐसा करना चाहिए, विधान करने के लिए वो विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आत्मनेपदी धातु है, तो आत्मनेपदी धातु में लभ है, शेव है, बंध है, याच है। तो ये सब जो है जो मतलब कि आत्मनेपदी में चलने वाली धातुएं हैं, तो इनका 3 लकार में ही इनका मतलब कि रूप याद करना है आप लोगों को। 3 लकारों से ही पूछेगा, लभ धातु का, शेव धातु का, बंध धातु का, याच धातु का। लट लकार में यानी वर्तमान काल में, लिट यानी भविष्य में, लंग यानी भूत में, तीनों कालों में मतलब कि आत्मनेपदी धातु का आपको रूप याद करना है, इससे प्रश्न आता है। उसके बाद में हो गया आपका, उसके आगे देखते हैं कि संधि है। तो संधि में देखिए संधि 3 प्रकार की होती है। पहले स्वर संधि है, स्वरों के बीच में जो संधि होती है वह स्वर संधि है। उसके बाद में व्यंजन है, व्यंजनों के बीच में जो संधि होती है व्यंजन संधि है। विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर कोई संधि होती है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दीर्घ स्वर संधि में पूछेगा, गुण पूछेगा, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है, ये हो गया आपको स्वर संधि। उसके बाद में व्यंजन संधि में पूछेगा, स्तुत्व है, स्तुनाष्टु के द्वारा होता है, स्तुत्व होता है स्तुनाष्टु के द्वारा, जसत्वम होता है झलाम जस जसी और झलाम जसवंते के द्वारा। वैसे ही अनुनासिक, अनुस्वार, परसवर्ण ऐसे जो है इनके बारे में पूछा गया। उसके बाद में है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में पूछा जाएगा। विसर्ग संधि में 3 प्रकार का पूछा जाएगा। उत्तम, जैसे उत हो, जो विसर्ग के स्थान पर उत हो जाता है, कभी विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, कभी उसका लोप हो जाता है, कभी श होता है, कभी श हो जाता है, कभी स हो जाता है, तो ये विसर्ग संधि है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके नीचे आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे है समास के बारे में पूछेगा। तो समास में है पहले अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में देखिए यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह, अधि, ये सब शब्द लग के जब समास होता है, जैसे यथा शक्ति होता है, ये सब शब्द बनता है। उपगंगम होता है, अनुगच्छति होता है। तो ये सब जो शब्द हैं मतलब कि इनसे मिल के जो मतलब बने हुए थे अव्ययी भाव समास में, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद में नीचे आइए दोस्तों, तो यहाँ पे है द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। तो इतरेतर योगत द्वंद्व होता है, समाहार योगत द्वंद्व होता है, एक शेष योगत द्वंद्व होता है। तो ये द्वंद्व के बारे में भी आपको पढ़ना है समास में। उसके बाद में देखिए इतरेतर है, समाहार है, एक शेष है, 3 प्रकार का द्वंद्व होता है। इस तीनों में से कहीं से मतलब पूछे, उसका सिलेबस है, आपको इसको तैयार करना है। उसके बाद में है देखिए, बाद में आते हैं तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष पूछेगा, जैसे प्रथमा तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष वगैरह। और तत्पुरुष का ही एक भेद होता है कर्मधारय। उसके बाद में होता है द्विगु, उपपद तत्पुरुष, ये सब है। उसके बाद में आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में मतलब कि वैसा कोई पॉइंट नहीं दिया है, बहुव्रीहि में कहीं से पूछ सकता है। बहुव्रीहि एक छोटा समास है। तो आप लोगों को मतलब कि कर्तव्य बनता है कि जो सिलेबस है इनको मतलब कि नोट करके कहीं, उसके बाद में सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। उसके बाद में देखिए प्रत्यय आता है। प्रत्यय में कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो कृत में देखिए ये है अक्ता अक्तु प्रत्यय हैं। ये भूतकाल में भूतकाल को बोध कराने के लिए है। तब्यत है, अनियर है, सत्री है, सानच है, इक्तिन है, अक्तवा है, ल्यप है, तुमुन है, त्रिच है, इत्यादि प्रत्यय हैं। उसके बाद में आइए तद्धित में मतु प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, ठक है, ठई है, त्व है, तल है। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय मतलब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए होता है, जैसे टाप है, गीप है, इत्यादि प्रत्यय लगता है। तो ये सब मतलब आपको तैयार करना है। उसके बाद में नीचे आइए तो देखिए उपपद विभक्ति होता है। एक होती है कारक विभक्ति, जैसे कि कर्म में कारक द्वितीय विभक्ति लेती है, उसके अनुसार उसके बाद में उपपद विभक्ति होती है। जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा, अलम, असट, योगाच्च, इसके मतलब कि नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये सब जो कहलाती है उपपद विभक्ति कहती है। सहार्थे, तृतीया, सहयुक्तिया, प्रधान, ये सब उपपद विभक्ति हैं। किसी पद को आश्रित करके ये विभक्तियाँ मतलब कि अपना कार्य करती हैं, तो ये उपपद विभक्ति हुई। पद को आश्रित करके कार्य करती है, कारक को आश्रित करके नहीं बल्कि पद को आश्रित करके। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर यूनिट में है भाषिक कार्यम है। तो भाषिक कार्यम में क्या है कि आपको कोई एक वाक्य दिया रहेगा, जैसे सह ग्रामम गच्छति, जैसे नहीं देखिए वो देखिए विशेष्य विशेषण में दिया होगा। तो विशेष्य विशेषण में दिया होगा तो आपको देखना है कि उसमें कौन विशेष्य है और कौन विशेषण है। तो विशेष्य और विशेषण पर चयन करना होगा। उसके बाद में देखिए नीचे लिखा है यहाँ पे
कर्तरी क्रियापद चयन। कोई वाक्य दिया रहेगा जैसे सह ग्रामम गच्छति, उसमें देखना है कि मतलब कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। तो मान लीजिए कि सह है तो वो कर्ता है, गच्छति है तो क्रिया है। वैसे ही ऊपर में देखिए विशेषण विशेष्य में है, तो कोई मान लीजिए मोटा देवदत्त होगा तो मान लीजिए मोटा है उसका विशेषण हो गया और जो देवदत्त हो गया वो विशेष्य हो गया। तो ऐसे पद का चयन करना होता है, कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान पेपर होता है, इसका उतना घबराने की जरूरत नहीं है, अपने ईमानदारी से तैयार करने की जरूरत है बस। उसके बाद में यहाँ पे पर्याय विलोम शब्द है, कोई शब्द दिया होगा उसका पर्याय बताना होगा आपको, 4 ऑप्शन होगा उसमें से एक सही होगा। विलोम पद होगा, विलोम पद का चयन भी वैसे ही किया जाता है। उसके बाद में जैसे कि पर्याय शब्द में देखिए तो जल दिया होगा, उसका नीर दिया होगा, और कोई अक्षर जल का नीर होता है तो ये हो जाएगा। विलोम पद में दिया होगा जैसे मान लीजिए कि लिखा गया कि नश्वर लिखा गया तो उसका विलोम शब्द क्या है, तो अनश्वर है। ऐसे शब्द दिया रहेगा, ये काला है तो उसका सफ़ेद हो गया, तो ऐसे ये विलोम पद हो गया। और पर्याय हो गया, तो मतलब कि 50 कम से कम विलोम और पर्याय शब्द को मतलब कि याद करना आप लोग का कर्तव्य है। उसके बाद में देखिए कि छंद से पूछता है, जैसे छंद से भी अच्छा प्रश्न होता है। छंद से लगभग 40 प्रश्न में मतलब समझिए तो 2-3 प्रश्न ऐसा होता है जो छंद से पूछता है। तो छंद में देखिए क्या है, छंद में मतलब कि ये छंद का नाम दिया है। तो देखिए सबसे पहले ये छंद है, यहाँ पे अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद में देखिए कितने वर्ण होंगे, एक पाद में कितने वर्ण होते हैं। जैसे अनुष्टुप में एक पाद में 8 वर्ण होते हैं, टोटल 32 वर्ण होते हैं। देखिए कोई भी श्लोक होता है तो उसमें 4 पाद होता है, एक पाद में अगर 8 वर्ण हुआ तो 8 चौके 32 वर्ण उसमें होंगे। इंद्र प्रजा है, इसमें 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र प्रजा में 11 होते हैं, उपजाति में 11 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, शिखरनी में 17 होते हैं, शार्दुल विक्रीड में 19 होते हैं, मंदक्रांता में 17 होते हैं। तो ये जो हो गया मतलब कि इन लोगों का प्रत्येक पाद में कितना होता है और पूरे मतलब श्लोक में कितना वर्ण होता है ये सब। और उसके बाद में इनका लक्षण होता है, जैसे अनुष्टुप का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञाम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सतमम दीर्घमन्नयो। उसके बाद में है मालिनी का है ननमय उते या मालिनी भोग लोकई, ये सब है। बसंत तिलका का है उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगह। शिखरणी का है रसई रुद्र क्षीणा यमन सबराग शिखरणी। ये सब मतलब कि लक्षण याद करना है आपको। ये सब छंद है, इसमें प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, पूरे श्लोक में कितने वर्ण होते हैं। उसके बाद में मतलब कि इसका लक्षण क्या है, ये छंद का लक्षण क्या है, लक्षण से भी सवाल आता है, वर्ण से भी सवाल आता है। तो ये सब आपको तैयार करना है। उसके बाद में आइए 9वां पॉइंट में है आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो देखिए सबसे पहले शब्दालंकार उनको कहते हैं जिसके शब्द में अलंकार हो। जैसे मान लीजिए कोई शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उस शब्द में अलंकार अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए उस शब्द का बार बार प्रयोग होगा तो अब वो शब्दालंकार है, और अर्थ में अलंकार होगा तो वो अर्थालंकार है। ठीक, उसके बाद में देखिए शब्दालंकार हो गया तो शब्दालंकार में अनुप्रास है, अनुप्रास। तो अनुप्रास का मतलब होता है एक ही, जैसे कोई मतलब 2-3 वर्ण हो गया उसका बार बार प्रयोग होगा, बार बार प्रयोग होगा उसका, लेकिन अर्थ उसका एक जैसा रहेगा। जैसे कोई 2-3 वर्ण है उसका प्रयोग बार बार होगा। और यमक में होता है कि यमक में होता है कि एक ही शब्द का 2-3 बार उच्चारण हो लेकिन प्रति उच्चारण उसका अर्थ अलग अलग हो, तब वो यमक अलंकार वहाँ पे होता है। और श्लेष उसको कहते हैं कि जहाँ एक शब्द हो लेकिन उस एक शब्द से कई अर्थ का ग्रहण वो कर रहा हो, तब वहाँ पे श्लेष अलंकार है। उसके बाद में देखिए अर्थालंकार में आते हैं जिसके अर्थ में अलंकार होता है। जैसे उपमा है, किसी से सादृश्य बताने के लिए, जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमा हो गया। उसे जिसके मुख की तुलना की जा रही है वो उपमेय हो गया। उसके बाद में रूपक है, आरोप कर दिया जाता है कि तुम्हारा मुख ही चंद्रमा है, तो वो हो गया रूपक हो गया, ये उपमा देख लिए। उसके बाद में उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है कि तुम्हारा मुख इसी के जैसा है या होगा, मतलब कि संभावना कोई की जाती है। वैसे ही अर्थांतर न्यास है, तो ये मतलब कि अलंकार हो गए। उसके बाद में देखिए सामान्य में, देखिए संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय करना है। जैसे संस्कृत साहित्य में जैसे संस्कृत व्याकरण के जो पनिनी है, कात्यायन है, पतंजलि, इन लोगों के बारे में, इन लोगों का नाम मतलब इन लोगों का काल याद करना है। उसके बाद में कालिदास, उनकी रचना कितनी हुई, भर्तृहरि नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये सब रचना किए हैं। तो मतलब कि कौन से कवि का समय क्या है और उनका मतलब कि कौन से ग्रंथ वो लिखे हुए हैं। ठीक, ये बात है। तो ऐसे संस्कृत सामान्य परिचय। ठीक, और इसके बाद में देखिए बात ये है कि देखिए ये जो सिलेबस है
इसको मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा। और इसके बारे में अगर कोई जानकारी आपको चाहिए हो, कोई यूनिवर्सिटी से लेके बीएचयू, मतलब बीएचयू में ही मैं पढ़ता हूँ, पिछला साल मैंने भी दिया था सीयूईटी, उसके माध्यम से मैं बीएचयू में अभी हूँ। 200 में 194 नंबर आया था मेरा। तो मेरे पास पिछला साल का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम हुआ पेपर है, कैसा पेपर आया वो भी मेरे पास है। अगर आप लोगों की मांग होगी तो हम मतलब कि उसको आप लोगों के बीच में लाएंगे, उसको प्रकाशित करेंगे। और इस सिलेबस से जुड़ी हुई जितने भी पॉइंट हैं ऊपर, जैसे कि ये बालक शब्दरूप हो गया, रामा शब्दरूप हो गया, तो इस सब पर मैं प्रत्येक एक सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। और ये जितने पॉइंट है मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आप लोगों को सब ये समझाऊं, हर एक पॉइंट। लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पे कोई ऐसा है नहीं। मैं भी जब तैयारी करने वाला था उस समय बहुत दिक्कत होती थी, कहीं से कुछ खोज के लाओ, कहीं से कुछ खोज के लाओ, एक जगह मिलता ही नहीं था, कहीं कहीं से तैयारी करो। और संख्या ज़्यादा है, संस्कृत को आगे बढ़ाना है, संस्कृत राष्ट्र बनाना है, तो इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि ये सब के प्रति मतलब एक एक पद पे, धातु पे अलग अलग वीडियो बने, ताकि आने वाले अनुजों के लिए मतलब कि आसान हो। ठीक, तो ये सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उसके बाद में अगर कोई आपको मतलब कि उससे कोई मतलब कि दिक्कत हो, मतलब कि सिलेबस में, या कोई अधिक जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं क्वेश्चन पेपर रखा हुआ हूँ आप लोगों के बीच में, हो सकेगा तो परीक्षा के पहले ही लाऊंगा। और परीक्षा आने वाला है, फॉर्म कहीं फरवरी में आएगा भी, तो आप लोग तैयारी करिए, सिलेबस को नोट डाउन करिए, और कंटेंट मैं खोज के आपके पास रोज़ लाऊंगा। मेरा यही उद्देश्य है, चैनल बनाने का ही यही उद्देश्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई एक नई वीडियो आए तो आपके पास जाए। तब तक के लिए नमो नमः।